आज की कहानी शुरू होती है 5 मार्च 2023 से। रात का वक्त था। हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पे एक मंदिर के पुजारी पहुंचे। नाम था वेंकट साई सूर्यकृष्ण। सूर्यकृष्ण बड़ी घबराई हालत में होते हैं, एकदम वो परेशान हालत में पहुंचते हैं और पुलिस से कहते हैं कि साहब बड़ा गजब हो गया है, मेरी भांजी गुम हो गई है, कहीं मिल नहीं रही। पुलिस उसको कहती है कि ठीक है, आराम से बैठ जाओ और पूरी बात बताओ। तो वो बताते हैं कि मेरी भांजी है, वो शमशाबाद में रहती है। मैं 3 मार्च को गया था उससे मिलने के लिए। मैं जब वहाँ से वापस आ रहा था तो मुझसे कहने लगी कि मामा, मुझे अपने कार से छोड़ दो, रास्ते में मुझे अपनी एक सहेली के यहाँ जाना है। वहाँ से मैं लौटा और मैंने उसको रास्ते में ड्रॉप किया। उसके बाद सरूर नगर, जहाँ पे मेरा मंदिर है, मैं वहाँ वापस आ गया। फिर मैं अपने आराम से अपने घर चला गया और मुझे लगा कि वो घर पहुंच गई होगी। 4 मार्च को मैंने उसको कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने अपनी बहन से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो लौट के ही नहीं आई। तो वो पुलिस को बताते हैं कि हम लोगों ने बहुत तलाश किया लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और कहती है कि ठीक है, हम पता करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है वो कहीं गई हो और वापस आ जाए। आप भी उस पर नज़र रखिए, हम भी पता करते हैं। अब पुलिस पता लगाना शुरू करती है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन जिन्होंने दी थी पुजारी जी के बारे में, उनके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि इन्होंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद ये नौकरी कर रहे थे। इनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि ये वहाँ से छोड़कर आ गए एमबीए की नौकरी और यहाँ आकर एक मंदिर में पुजारी हो गए। बहुत अच्छा चाल चलन था, बहुत अच्छे इंसान थे। ये सब चीज़ें पुलिस ने पता लगा ली। तो उसकी भांजी के बारे में पुलिस ने पता लगाया कि उसकी शादी हुई थी कोयम्बटूर से, लेकिन उसके पति की डेथ हो गई थी। विधवा होने के बाद वो भांजी भी वापस आकर हैदराबाद में ही रहने लगी थी। अब वो कहाँ गुम हो गई, उसका कॉल डिटेल भी पुलिस ने निकाला, उससे भी पुलिस किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस जो बेसिक चीज़ें थी वो पता लगा रही थी। इसी बीच में एक दिन पुजारी फिर पहुंच गया थाना और थाने में जाकर उसने काफ़ी हंगामा किया कि आप लोगों से एक छोटा सा काम नहीं होता है, एक लड़की गुम हो गई है, उसके बारे में आप लोग कहीं से कुछ पता भी नहीं लगा पा रहे हैं। अब राजीव गांधी एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के जो प्रभारी थे, उनके हाथ में इस मामले की विवेचना थी। उनको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं से मामला गंभीर हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि अप्सरा की कहीं कोई अप्सरा के साथ कोई बदसलूकी हुई हो या उसकी कहीं हत्या कर दी गई हो। आसपास के जितने पुलिस स्टेशन थे उस तारीख में जो गुमशुदगी जहाँ पे दर्ज हुई थी उसके बारे में पता लगाया, या कहीं कोई लाश मिली हो पूरे हैदराबाद में, तेलंगाना के अलग अलग शहरों में कहीं ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं से भी कुछ मिलती जुलती सूचना पुलिस के पास नहीं आ रही थी। अब पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती बन गया था कि कैसे इस विवेचना में पुलिस वहाँ तक पहुँचे। तो पुलिस ने क्या किया कि सबसे पहले पुजारी को ही बुलाया अपने पास और कहा कि सूर्यकृष्ण, अब तुम बताओ पूरी मामला कैसे क्या हुआ था। तो उसने फिर वही कहानी बताई कि 3 मार्च को कार से शमशाबाद गया, सरूर नगर अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते की जो दूरी थी 22-23 किलोमीटर की, फला फला जगह पे वो गया, फला जगह पे वो उसकी भांजी उतर गई थी, चली गई थी और उसके बाद फिर वो अपने घर आ गया। पुलिस ने एक बार फिर ये स्टोरी सुनी और इस बीच में पुलिस ने इस बीच में लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज जो है वो पुलिस ने हासिल की और उसको बारीकी से देखना शुरू किया। तो ये बात और पुख्ता हो गई। कैमरे में दिखाई दिया कि हाँ, श्री कृष्ण 3 मार्च को लेके आया था वहां से अपनी भांजी को। कार में दोनों लोग बैठे हुए दिखाई दिए थे, रास्ते में कई जगह दिखाई दिए। फिर बाद के जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें ये लोग नजर नहीं आए। तो पुलिस ने फिर वही कहानी एक बार फिर उसको बुलाया और ये नहीं बताया उसके पास सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं। और सूर्य कृष्ण से पूछा कि तुम फिर से बताओ कि तुम उसी रास्ते से आए थे, ऐसा तो नहीं था कि तुम कहीं और गए हो। तो पुलिस ये करती है ना कि जब किसी मामले में नतीजे पर नहीं पहुंच रही होती है तो जो भी उसमें उसको जिनके ऊपर शंका होती है, जो लोगों ने आखिरी बार उसको देखा होता है, उससे ही पूछताछ करती है। बार बार वही सवाल रिपीट करती है। तो पुलिस कई बार कहने लगी ऐसा सोच लो, ऐसा तो नहीं तुमको कंफ्यूजन होगा ये वो। तो फिर सूर्यकृष्ण ने अपना बयान बदला कि हाँ, हो सकता है मुझे याद नहीं रहा हो, मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ। जब उसने ये सब कहा तो पुलिस को शंका गहरा गई। अब पुलिस ने एक बार सूर्यकृष्ण को उठाया रात में और कहा कि हमें सब पता चल गया है, तुम सही सही बता दो।
अब क्योंकि सूर्य कृष्ण के दिमाग में तो ये सब बातें चल ही रही थी, उसने ज़रा थोड़ा बहुत घुमाया, लेकिन जब पुलिस ने अपना असली रंग दिखाया ना, जो रात में थाने में दिखाती है, तो फिर सूर्य कृष्ण ने बताना शुरू किया। और जो बताना शुरू किया, जैसे जैसे वो इस रहस्य से पर्दा उठा रहा था, पुलिस वाले भी एक कहानी सुनकर चौंक जा रहे थे। उसने बताया कि दरअसल ये मेरी भांजी थी, विधवा होने के बाद ये हैदराबाद में ही आकर रहने लगी थी और ये भी मुझे मामा कहती थी। मैं इसकी काफ़ी मदद करता रहता था और क्योंकि अकेली रहती थी तो मैं अक्सर काफ़ी सामान इसको देता रहता था या इसकी जो भी समस्या होती थी वो हल करता रहता था। एक दिन मैं इससे मिलने गया और शाम का समय था और जब मैं वहाँ से आने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मैं भी थोड़ा बहक गया और इसके बीच में फिर ऐसे रिश्ते बनते चले गए जो इस संसार के लिए सही नहीं थे। हम लोग एक दूसरे के हो गए, हमारे बीच में जिस्मानी शारीरिक संबंध बन गए और ये चलता रहा, ये लंबे समय से चलता रहा था। अब क्या था कि ये मेरे ऊपर दबाव बनाने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं एक मंदिर का पुजारी था, मैंने इससे कहा कि तुम मेरी रिश्ते में भांजी हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, सभी लोग जानते हैं, फिर ये शादी कैसे पॉसिबल हो सकती है। लेकिन वो मानने को ही नहीं तैयार थी और वो मुझे आए दिन बुलाती थी। मतलब अगर मेरा नहीं भी जाने का मन होता था या मैं परिवार के साथ होता था तो भी मुझे फ़ोन कर करके परेशान करती थी और जब मैं जाता था तो हम लोग शारीरिक संबंध बनाते थे। अब मैं धीरे धीरे ये हो गया कि मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ये थी कि मानने को नहीं तैयार थी और कहती थी कि बस मुझसे शादी कर लो। 3 मार्च को मैंने क्या किया कि दिन में बैठ के गूगल पे 1000 तरीके देखे कि कैसे किसी की हत्या की जा सकती है। मेरे सब दिमाग में चल ही रहा था, मैंने प्लानिंग कर रखी थी कि इसके साथ अब इसको निपटाना ही पड़ेगा। 3 मार्च को मैं गया था इसके घर, जब मैं वहाँ से आया तो मेरे साथ आई रास्ते में और फिर मुझसे कहने लगे कि तुम मम्मी को तलाक दे दो, उसको डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। मैंने इसको समझाया, मना किया तो इसने कहा कि आज मैं तुम्हारी पत्नी को ही सारा राज खोल देती हूँ, उससे बता दूंगी कि हमारे तुम्हारे बीच में हम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं कब से और उसको तुमको डिवोर्स देना ही पड़ेगा। फिर मैं इसको ले गया बात करते करते एक सुनसान जगह पर और वहाँ पर जाकर हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। फिर मैंने अचानक एक बड़ा पत्थर उठाया और इसके सर पर दे मारा तो सर फट गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। फिर मैंने उसको अपनी कार के अंदर रखा और कार के अंदर ले जाके मंदिर का जो पीछे का एरिया है उसमें अपने प्रेमिसेस में उसमें मैनहोल खोला, मैनहोल के अंदर इसको जो है डाल दिया अंदर। 1-2 दिन गुजरे थे, 1-2 दिन गुजरने के बाद उसमें स्मेल आनी शुरू हो गई तो मैंने वहाँ पे पहले काफ़ी मिट्टी इट्टी डलवाई, उसके बाद भी स्मेल आ रही थी तो फिर मैंने मैनहोल को चुनवा ही दिया पूरा। उसके बाद फिर सीमेंट से उसके ऊपर फर्श बनवा दिया कि उसकी स्मेल बाहर मत आए। तो फिर मेरी फुल प्रूफ प्लानिंग यही थी कि इससे उसका पता नहीं चल पाएगा। और मैंने थाने में आके इसलिए कहा था क्योंकि पुलिस जब जा रही थी तो मुझे लगा कि कहीं से मेरे ऊपर कोई शक ना आए, इसलिए मैंने थाने में जाकर बवाल किया। तो इस मामले को पुलिस कोर्ट लेकर गई थी। रंगारेड्डी की अदालत में यह मामला चला और बहुत तेज इस मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने जो फैसला दिया और उस फैसले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए जज ने कहा कि क्योंकि एक मंदिर का पुजारी है, इसने एक तो कत्ल किया है, उसके बाद फिर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया पर अपने तरीके से, और दूसरा ये है कि एक मंदिर का पुजारी है, इसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं और इसने विश्वास को भी तोड़ा है, साथ में जो इसका रिश्ता था और मामा भांजे का, उस रिश्ते को भी इसने कलंकित किया है। लेकिन इसीलिए ऐसे इंसान को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। अब टिल डेथ तक इसको सलाखों के पीछे रहना होगा, जेल में सड़ना होगा। ये फैसला सुनाया रंगारेड्डी की अदालत ने। तो ये बहुत चर्चित मामला था हैदराबाद का। इस मामले में 27 मार्च को हैदराबाद की जो अदालत थी, रंगारेड्डी अदालत ने ये सज़ा सुनाई है इस इंसान को जो इंसान के भेष में एक भेड़िया था। हालांकि क्या कहा जा सकता है, जो आपसी रिश्ते हैं इनको कैसे लोग तार तार कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। हमारा क्राइम स्टोरी दिखाने का मकसद भी यही होता है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि समाज में आम आदमी के रूप में भेड़िए मौजूद हैं। हमको इनसे अपनों की रक्षा करनी है, अपनों को बचा कर रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।